हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडिया ईयर बुक 2020 के चैप्टर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 3 का ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुका है। चैप्टर काफ़ी बड़ा था, इसलिए इसका 3 वीडियो बनाना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज इसका 3rd वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जहाँ पढ़े थे, है ना, उसके नेक्स्ट से चालू करते हैं। तो हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन से पढ़ना था, ARC के बारे में। तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कंस्टिट्यूट किया था 2005 में, ठीक है। और इसका काम क्या था, तो कमीशन फॉर ऑफ इंक्वायरी फॉर प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड ब्लूप्रिंट फॉर रिवैम्पिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को किस तरीके से सुधारा जाए, उसके लिए जो है इसमें ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। तो इसमें 15 पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया गया। इट रिप्रेजेंट द 15 रिपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, द राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आया था इसमें अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, मतलब ह्यूमन कैपिटल को अनलॉक कीजिए, उसको मतलब कि केस स्टडी था इंटाइटलमेंट एंड गवर्नेंस, किस तरीके से आदमी को और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे बनाया जा सकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट, आपदा के समय किस तरीके से कर सकते हैं। इथिक्स इन गवर्नेंस, तो सरकार को किस तरीके से एक इथिकल वैल्यू फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में था। पब्लिक ऑर्डर, जस्टिस फॉर ईच, हर किसी के लिए जस्टिस मिले, पीस फॉर ऑल। लोकल गवर्नेंस, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, टेररिज्म को कॉम्बैट करना, सोशल कैपिटलिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 15 पॉइंट इसमें पॉइंट आउट किया गया था, ठीक है। लास्ट था स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। तो इस द गवर्नमेंट कंसीडर्ड 14 आउट ऑफ 50 रिपोर्ट एंड द डिसीजन ऑन द एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड ARC एट वेरियस स्टेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन। तो सेकंड ARC का जो सेटअप हुआ था, 15 पॉइंट में से 14 पॉइंट पे जो है गवर्नमेंट अभी अमल कर रही है और धीरे धीरे इसके लिए कानून ला रहे हैं। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका पहला पॉइंट था 2005 में ही आया था, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में भी आया था, तो इसी के कारण आया। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एम्पावर द। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या है कि कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का हो या फिर इंडियन ओरिजिन का भी हो, तो भी RTI एक्ट यहाँ दायर करके सरकार से कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है ना। ये हर सिटीजन के लिए है और हर वो बॉडी जो गवर्नमेंट का है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट या तो 100% गवर्नमेंट का हो या फिर गवर्नमेंट उसको कुछ सपोर्ट देती हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया, गवर्नमेंट ओन्ड या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड या फिर सब्सटेंशली फाइनेंस्ड, उसको आधा अधूरा भी फाइनेंस किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको जो है RTI के अंदर आना पड़ता है, मतलब RTI के अंदर वो आता है, ठीक है। एप्लीकेशन दिया जाता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी मोड में दिया जा सकता है। द रिक्वेस्ट कैन बी सेंड आइदर बाई पोस्ट, सबमिटेड इन पर्सन इन हिंदी, इंग्लिश और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया, एंड कैन ऑल्सो भी सेंड थ्रू ईमेल। ईमेल के द्वारा भी हम लोग भेज सकते हैं, ठीक है। इन द एप्लीकेंट इफ द एप्लीकेंट डजंट गेट इन्फॉर्मेशन विद इन 30 days और द 30 days और द एप्लीकेंट नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई गिवन टू हिम, ही कैन मेक एन अपील विद इन 30 days टू अपीलेट अथॉरिटी। तो यदि 30 दिन के अंदर उसको जवाब नहीं मिलता है या फिर जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर आगे का जो ऑफिसर है उसके पास वो अपील कर सकता है, ठीक है। और इस तरीके से 90 डेज में हर तरीके का उसको रिप्लाई देना पड़ता है। इसके तहत एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का सेटअप किया गया था, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो ये था RTI एक्ट के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल 343 में, मतलब हमारे संविधान में बताया गया ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। उसमें बताया गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, लेकिन इंग्लिश सिर्फ 15 साल के लिए होगा संविधान लागू होने से, ठीक है। मतलब 1965 में इंग्लिश को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 1963 में एक अलग से एक्ट आया था 1963 में, बोला गया कि हिंदी भी चलेगा और इंग्लिश भी चलेगा, मतलब 15 साल में अब खत्म नहीं होगा। तो आर्टिकल 345 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात किया गया। आर्टिकल 345 में ये बताया गया कि सरकार जो है अपने हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज की बात किया है कि प्रत्येक स्टेट अपने हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 351 में बताया गया कि सरकार को हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, सरकार को हिंदी को प्रमोट करना चाहिए एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में, एक यूनिफाइंग लैंग्वेज के रूप में, जो पूरे सरकार पूरे देश को बांध करके रखें। तो 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 343, 345 और 351। 343 में सेंट्रल का ऑफिशियल लैंग्वेज है, 345 में स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज और 351 में हिंदी को प्रमोट करना है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे है, हमारे संविधान का 8th शेड्यूल में, जो 8th शेड्यूल है, वहाँ पे पहले 14 लैंग्वेज था, अभी जो है 22 लैंग्वेज है। तो इसके लिए 3 बार संशोधन हुआ, 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट और 92nd अमेंडमेंट। 21st अमेंडमेंट में 1 लैंग्वेज ऐड हुआ, 14 पहले से था। 71 में 3 लैंग्वेज ऐड हुआ और 92nd अमेंडमेंट एक्ट में 4 लैंग्वेज ऐड हुआ, तो टोटल मिला के 22 लैंग्वेज हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये था इसके बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज का पॉलिसी क्या है, हम भी यहाँ पे इन शॉर्ट बताएं अभी। उसके बाद देखते हैं कि एनुअल प्रोग्राम इन कंप्लायंस विद ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन 1968 एंड एनुअल प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज बनाया गया। एक डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर हिंदी को प्रमोट करने के लिए हिंदी समिति बनाया गया, केंद्रीय हिंदी समिति वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1967, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और हिंदी को एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज के रूप में बढ़ाने के लिए एक सबसे अपेक्स बॉडी है, मतलब सबसे हाई लेवल का बॉडी इंडिया में, द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन 1976। 76 में जो है कमेटी बनाया गया था पार्लियामेंट में ऑफिशियल लैंग्वेज पे,
टू पीरियडिकली रिव्यू द प्रोग्रेस इन द यूज ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड हिंदी से रिलेटेड क्या क्या अवार्ड है। द डिपार्टमेंट है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना। तो डिपार्टमेंट हिंदी डिपार्टमेंट के पास एक राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को दिया जाता है जो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के तहत एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट लाते हैं। अंडर द राजभाषा गौरव हिंदी बुक रिटन स्कीम कैश अवार्ड शील्ड एंड सर्टिफिकेट आर अवार्डेड। ठीक है, इस तरीके और हर लेवल पे इस तरह के हिंदी का अवार्ड होता है ना, हर लेवल पे, मतलब कि स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर ऑफिस लेवल पे, सरकारी ऑफिस में इस तरीके का सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी पखवाड़ा भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं तो आर्टिकल 263 में इसका मेंशन है, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। ठीक है, और सरकारिया कमीशन के द्वारा भी, सरकारिया कमीशन जो सेटअप हुआ था 1990 में, ठीक है, उसके द्वारा भी जो है सेंटर स्टेट रिलेशन को सुधारने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल को बनाने का एक सुझाव दिया गया था। यानी इंटर स्टेट काउंसिल जो 263 आर्टिकल के अंदर आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक तरह का रिकमेंडरी बॉडी है, एक तरह का रिकमेंडेटरी बॉडी है। ठीक है, और इसको एक पार्टिकुलर ड्यूटी दिया गया है, अपने सब्जेक्ट को डिस्कस करता है। तो मतलब कि इस इंटर स्टेट काउंसिल का मेन टारगेट यही है कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन को सुधारा जाए, उसके बीच बातचीत हो, एक बेटर कोऑर्डिनेशन और फेडरलिज्म बहाल रहे। प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन होते हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर जितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी के, और ये सब जो है इसके मेंबर होते हैं। फिर गवर्नर, यदि किसी भी स्टेट में यदि प्रेसिडेंट रूल है तो गवर्नर उसके मेंबर हो जाते हैं। उसके बाद फिर यूनियन काउंसिल के 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री इसके अध्यक्ष, मतलब कि इसके मेंबर हो जाते हैं। ये नॉमिनेट किए जाते हैं चेयरमैन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि इसके कौन कौन से होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ काउंसिल, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऐसा यूनियन टेरिटरी जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर, जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, स्टेट के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल, तो प्रेसिडेंट रूल के अंदर जो यदि कोई राज्य है तो उसका गवर्नर। 6 चीफ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक इन द यूनियन काउंसिल, तो केंद्र में 6 मंत्री, ठीक है, इसके मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में तो याद रखिएगा, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के अंदर आया है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके अलावा एक जोनल काउंसिल है। ठीक है, उसके बाद एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है। तीनों अलग अलग चीज़ है। इंटर स्टेट काउंसिल अलग है, इसमें सारे स्टेट का एक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। उसके बाद आता है जोनल काउंसिल, इसमें जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं। तो 5 जोनल काउंसिल है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट और सेंट्रल, 5 जोनल काउंसिल है। ठीक है, इसको बनाया गया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसको एक एक्ट ला करके बनाया गया है। ठीक है, इसमें मेन इसमें टारगेट है कि एक रीजन का समस्या एक जैसा होता हो तो उसको डिस्कस करना वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रीजनलिज्म को बढ़ावा देना, एक लैंग्वेज, एक एरिया में एक तरह के लैंग्वेज बोला जाता है। नॉर्दर्न काउंसिल में कौन कौन आता है, आप यहाँ पे पूरा लिस्ट देख सकते हैं। तो नॉर्दर्न वाला में आता है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, इतना नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल में आते हैं तो उत्तराखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ और एमपी, यानी पहले यूपी और एमपी सिर्फ आते थे, तो यूपी से उत्तराखंड बट गया और एमपी से छत्तीसगढ़, यानी इसमें अब 4 स्टेट आते हैं। ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बात किया जाए तो बिहार, झारखंड पहले एक ही में था, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इतना आता है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बात किया जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये आते हैं। उसके बाद साउदर्न जोनल काउंसिल की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ये साउदर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। ठीक है, यदि जोनल काउंसिल के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो यूनियन होम मिनिस्टर जिसके चेयरमैन होता है, हम पहले ही बताएं। उसके अलावा द ऑफिस ऑफ वाइस चेयरमैन इज हेल्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ मेंबर। तो वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, तो हर स्टेट के चेयरमैन, हर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं इसके वाइस चेयरमैन होते हैं रोटेशनल बेसिस पे। मान लीजिए कभी बिहार वाले जो चीफ मिनिस्टर चेयरमैन है तो अगले साल झारखंड वाले हो जाएंगे, फिर वेस्ट बंगाल वाले, फिर उड़ीसा वाले, फिर बिहार वाले, है ना। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वाइस चेयरमैन होते हैं, रोटेशन बेसिस पे, एनुअली होते हैं, 1 साल के लिए। इसके अलावा 2 और मिनिस्टर इसमें होते हैं, 2 अदर मिनिस्टर ऑफ ईच मेंबर स्टेट आर आल्सो मेंबर ऑफ जोनल काउंसिल। जितना मेंबर स्टेट है हर जगह से 2-2 मिनिस्टर और इसके मेंबर हो जाते हैं। उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी जो हर एक स्टेट के होते हैं, ठीक है, इसके मेंबर हो जाते हैं रोटेशन बेसिस पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जोनल काउंसिल में कौन कौन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी है, वो जोनल काउंसिल के अंदर नहीं आता और 1956 के एक्ट के तहत नहीं बना, बल्कि उसके लिए अलग से एक्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल एक्ट 1971। ठीक है, उसमें 8 स्टेट आता है, 7 टेरिटरी, 7 सिस्टर प्लस 1 सिक्किम, 8 स्टेट उसमें आता है और उसके भी सेम, बाकी सब कुछ सेम है, बस उसका एक्ट डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ स्टेट रिओर्गेनाइजेशन 1956 है, उसके लिए अलग से एक्ट है, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल एक्ट ऐसे करके है। अब लोग स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो राज्य में एग्जीक्यूटिव का हेड सबसे पहले तो गवर्नर होते हैं। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर इज हेड। स्टेट के एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, तो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, नॉर्मली ये 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, हालांकि पहले ही खत्म कर दिया इनका कभी कभी। ओनली सिटीजन अब इंडियन सिटीजन ही सिर्फ गवर्नर बन सकते हैं जिनका एज कम से कम 35 साल हो गया हो। ठीक है,
और स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो गवर्नर में वेस्टेड रहता है, गवर्नर के द्वारा लागू करवाया जाता है। बाकी चीफ मिनिस्टर जो है ओरिजिनल हेड होते हैं। काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर इज हेड एंड एडवाइस द गवर्नर एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। तो गवर्नर को अपने फंक्शन में एडवाइस देने के लिए एक चीफ मिनिस्टर के तहत मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होते हैं। ठीक है, सारा इन रिस्पेक्ट ऑफ नागालैंड द गवर्नर है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 371A। तो किसी किसी स्टेट को जो है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है आर्टिकल 371 के तहत, है ना। 10-11 स्टेट है, तो इस पर 371 और 370 पे एक डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो 371 में गवर्नर को, नागालैंड के गवर्नर को कुछ पावर दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को मिला 371H के तहत। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसके बारे में देख सकते हो। और भी कई स्टेट को, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हर किसी को, जैसे AMTM वाले जो स्टेट हैं, AMTM में 6 शेड्यूल के जो स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, वो 6 शेड्यूल वाले स्टेट है, वहाँ पे गवर्नर को कुछ ज़्यादा पावर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गवर्नर का रोल क्या है इंडिया में। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये याद रखिएगा। हाँ, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर क्या था कि कोई भी एक, मतलब कि अपने स्टेट में कोई गवर्नर नहीं बन सकता है। मतलब कोई यूपी का आदमी है तो यूपी में गवर्नर नहीं बन सकता, बाकी हर जगह बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर हु आल्सो अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और बाकी मंत्री का अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। और देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट के, और इंडिविजुअली गवर्नर पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे केंद्र में था कि कलेक्टिवली लोकसभा पे रिस्पॉन्सिबल होते थे और इंडिविजुअली प्रेसिडेंट पे। लेजिस्लेचर की बात किया जाता है तो फॉर एवरी स्टेट देयर लेजिस्लेचर व्हिच कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड 1 हाउस या 2 हाउस। ठीक है, तो 2 हाउस काफ़ी कम जगह, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर तो अब नहीं रहा, स्टेट ही नहीं रहा। कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी, इतने जगह बाईकैमरलिज्म है, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मैक्सिमम हो सकता है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जितने लेजिस्लेटिव असेंबली में नंबर हैं उसका मैक्सिमम 1/3 लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर हो सकता है। पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग। तो कहाँ किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, किस में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, ये डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन स्टेट उसके लिए रिकमेंडेशन भेजता है कि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना दीजिए, हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दीजिए, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली से भेजा जाता है पहले पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट फिर उस पर कानून बनाती है। ठीक है, ये आर्टिकल 169 में डील किया गया ये सब बात को, आर्टिकल 169 में। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इसमें क्या होता है, नोट मोर देन 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी असेंबली में 300 मेंबर हैं तो मैक्सिमम 100 होगा और मिनिमम तो 40 है ही। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वही यहाँ पे बताया गया है। अबाउट 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है, तो 1/3 का इलेक्शन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्शन होता है 1/3 होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, 1/3 होता है म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 1/12 जो है उनको जो है टीचर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, 1/12 जो है टीचर के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर 1/12 जो ग्रेजुएट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद का जो 1/12 है वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, रिमेनिंग आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। तो आप इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो यहाँ मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 मेंबर हो सकते हैं। हालांकि कहीं कहीं जो है 60 से कम भी है, जैसे सिक्किम में 32 ही मेंबर है, जिसको आर्टिकल 371F के तहत छूट दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली का बाउंड्री डिमार्केट होता है 2001 के सेंसस के आधार पर डिमार्केट हुआ है अभी बाउंड्री जो है, डिलिमिटेशन कमीशन जो सेटअप हुआ था। यदि पावर की बात करें, पावर एंड फंक्शन, तो स्टेट लेजिस्लेचर है पावर एक्सक्लूसिव पावर ओवर सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड लिस्ट 2। जो लिस्ट 2 है 7 शेड्यूल का, मतलब यूनियन लिस्ट है, सॉरी स्टेट लिस्ट है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट का स्पेशल पावर दिया गया, एक्सक्लूसिव पावर है। हालांकि स्टेट लिस्ट पे भी कानून बनाया जा सकता है यदि राज्यसभा उसको पास कर दे, और भी कई तरह के प्रोविजन है केंद्र के पास। फाइनेंशियल पावर लेजिस्लेचर इंक्लूड ऑथराइजेशन ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड बोरोइंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली अलोन हैज पावर टू ओरिजिनेट मनी बिल। लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर है मनी बिल ओरिजिनेट करने के लिए, जैसे वहाँ लोकसभा को है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कैन मेक ओनली रिकमेंडेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन कंसीडर नेसेसरी विद द पीरियड ऑफ 14 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ मनी बिल। ठीक है, द असेंबली कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस रिकमेंडेशन। तो सारा प्रोविजन केंद्र सरकार वाला है यहाँ पे भी। रिजर्वेशन ऑफ बिल की बात करें तो गवर्नर को पास से पावर है कि किसी बिल को रिजर्व कर सकता है। जैसे वहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद जाता है साइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हुआ, उसके बाद जाता है गवर्नर के पास साइन के लिए। तो गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है यदि उसको ऐसा लगे तो। ठीक है, यदि उसको ऐसा लगे तो गवर्नर के पास जो है भेज सकता है इस पावर को। ठीक है,
मतलब इस बिल को। तो यही यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ बिल के बारे में है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव स्टेट लेजिस्लेचर अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग यूजुअल पावर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल ऑल नॉर्मल पार्लियामेंट्री डिवाइस लाइक क्वेश्चन डिस्कशन डिबेट एडजॉर्नमेंट नॉन कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कैसे रखा जाता है, तो जिस तरीके से केंद्र सरकार के पास पावर है, केंद्र सरकार में जितने सांसद होते हैं क्वेश्चन करते हैं मंत्री से, तो एक कंट्रोल है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है। तो उसी तरीके से राज्य सरकार में भी ये सब यहाँ पे है, जिसके कारण से एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल किया जाता है, जिसके मदद से। अब यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं। अंडमान निकोबार में दिल्ली में एलजी अपॉइंट किया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। पुडुचेरी में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लद्दाख में नहीं है अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। द गवर्नर ऑफ पंजाब इज कनेक्टली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो पंजाब के जो पंजाब और हरियाणा के जो गवर्नर होते हैं वही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दादर नगर हवेली इज कंकरेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दमन एंड दीव। तो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव जो है दोनों अब एक ही यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है। लक्षद्वीप का भी एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में और पुडुचेरी में 3 जगह लेजिस्लेटिव असेंबली है, और वहाँ पे एक मिनिस्टर का काउंसिल है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी और पुडुचेरी में मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन्वेटेड लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। तो यहाँ भी स्टेट लिस्ट में जो बनाया जाता है स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी हैज ऑल द पावर विद एक्सेप्शन दो एंट्रीज 1, 2 एंड 18 ऑफ द लिस्ट 2। है लिस्ट 2 में 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके, ठीक है, सारा इसके पावर के अंदर आता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। सर्टन कैटेगरी जो बिल हैव रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि जो यूनियन टेरिटरी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ कुछ बिल को पहले यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि है तो यूनियन टेरिटरी ना, कंप्लीटली स्टेट थोड़े है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे ऑलरेडी, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटीज है ऑल्सो बेंग अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया म्यूनिसिपैलिटी का हिस्ट्री भी काफ़ी पुराना रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिया में म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत काफ़ी नया है। सबसे पहला जो है म्यूनिसिपैलिटी मद्रास में सेटअप किया गया था 1688 में, ये याद रखिए, सबसे पहला म्यूनिसिपैलिटी मद्रास में सेटअप किया गया था। उसके बाद बॉम्बे में, उसके बाद कलकत्ता में 1726 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेड डिटेल्ड प्रोविजन फॉर इंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियर प्रोविजन इसके लिए रखा गया है। ठीक है, इसके लिए एक अमेंडमेंट आया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसके तहत 1993 में इफेक्ट में आया, और एक नया पार्ट क्रिएट हुआ, पार्ट 9A। तो संविधान के पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटी डील करता है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी 3 तरह के होते हैं। एक होता है नगर पंचायत, जो भी ट्रांजिशन फेज में है रूरल से अर्बन वाले रीजन में, तो उसको नगर पंचायत बोलते हैं, जो मतलब पहले देहाती क्षेत्र था अब शहरी क्षेत्र बनता जा रहा है। उसके बाद आता है म्यूनिसिपल काउंसिल, जो छोटे शहरी एरिया है। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो बड़े शहरी एरिया है। ठीक है, तो इसके लिए इसके इलेक्शन करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, जो केंद्र का जो इलेक्शन कमीशन है वो किसका इलेक्शन कराता है, तो एमएलए का, एमएलसी का, लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, इतना ही चीज़ का इलेक्शन कराता है। स्टेट का जो इलेक्शन होता है, स्टेट का जो एमएलए का और एमएलसी का इलेक्शन तो केंद्र सरकार द्वारा करवाया जाता है, मतलब केंद्र का जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा करवाया जाता है। स्टेट का इलेक्शन कमीशन के द्वारा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन करवाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आर्टिकल 280 के तहत जो फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत जो फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाता है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का बंटवारा करता है, उसी तरीके से आर्टिकल 243I के तहत, ठीक है, स्टेट में फाइनेंस कमीशन सेटअप किया तो स्टेट और म्यूनिसिपैलिटी के बीच में टैक्स का बंटवारा का बात करता है। ठीक है, वही यहाँ बताया कि उसके लिए जो है म्यूनिसिपैलिटी के लिए फिक्स ड्यूरेशन है 5 साल। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन मेट्रोपॉलिटन एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी सेटअप किया जाता है। ऑल स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेटअप देयर स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन। ठीक है, पंचायत की बात करें तो आर्टिकल 40 में इसके बारे में डील किया गया था डीपीएसपी के तहत कि लोकल गवर्नमेंट को हमको प्रमोट करना है। इसी को सेटअप करने के लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 73rd, और इसके तहत पार्ट 9 ऐड किया गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है। इन यहाँ पे पढ़िए इसके बारे में, तो इन न्यू पार्ट 9 रिलेटिंग टू पंचायत वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ग्राम सभा इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एंड विलेज एंड अदर लेवल्स। तो इसमें 3 लेवल का पंचायत होता है। सबसे पहले तो होता है गांव स्तर पर ग्राम सभा, उसके बाद होता है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, इसका भी फिक्स टेन्यूर होता है 5 साल के लिए, और यदि बीच में यदि किसी कारण से किसी का डेथ हो गया, कोई रिजाइन कर दिया, तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए।
इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट 1950 में इलेक्शन कमीशन का स्थापना हुआ था, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इट इज़ अ परमानेंट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। इसका आर्टिकल कौन सा है, यदि कोई जानते हैं तो बताइए, इलेक्शन कमीशन का कौन से आर्टिकल में है। और इसके द्वारा पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाया जाता है, यानी लोकसभा राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का और स्टेट के लेजिस्लेचर का, यानी कि एमएलए और एमएलसी का। इलेक्शन कमीशन डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का शेड्यूल इसी के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, मतलब कि कंडक्ट किया जाता है, शेड्यूल इसी के द्वारा निकाला जाता है। जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, हर तरह के इलेक्शन के लिए। और इलेक्टोरल रोल को मतलब कि बनाता है, रजिस्टर करता है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होगा, है ना, उनको उनके खिलाफ कैंपेन के इलेक्शन कैंपेन मॉनिटर करता है। इलेक्टोरल रोल को अपडेट करता है, लोगों का नाम ऐड करता है, कैंसिल करता है नाम, ठीक है। कैंडिडेट का नॉमिनेशन इसके द्वारा किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी को देखा जाता है। उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग कहाँ से आ रहा है, कैंडिडेट कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है इलेक्शन में, सब कुछ इसके द्वारा देखा जाता है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द कवरेज ऑफ इलेक्शन प्रोसेस बाय द मीडिया, मीडिया को मदद करते हुए इलेक्शन प्रोसेस को कवरेज देने में मदद करता है। कैरेज आउट द वोटर एजुकेशन अवेयरनेस मेजर, वोटर को एजुकेट करने, अवेयर करने का काम करता है इसके द्वारा। पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे वोटिंग हो रहा है वहाँ का मेंटेनेंस करता है, ठीक है। और काउंटिंग को मेंटेनेंस करता है, इलेक्शन का जो वोट है उसको काउंटिंग को, इलेक्शन को रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाता है उसको द्वारा, मतलब कि उसको ये डिक्लेयर करता है। इलेक्शन ये सब काम है। ये जो है ईवीएम के थ्रू यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है इलेक्शन। एंड रिसेंटली पायलट बेसिस वीवीपैट, अभी हाल ही में वीवीपैट आया, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। द इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कंपल्सरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम ऑफ वोटिंग मशीन। तो ईपी कार्ड जो बनाया जाता है उसके वो भी इसी के द्वारा बनाया जाता है। इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए रूल है पार्लियामेंट के द्वारा। द मेजर लॉज आर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1952, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का रूल है 1952 का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, है ना। इस तरीके से ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 6 महीने के अंदर जो है उनको इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है। इलेक्शन सिंबल उनको दिया जाता है। द कमीशन ग्रांट सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज और नेशनल और स्टेट पार्टी, तो नेशनल और स्टेट पार्टी के रूप में उनको सिंबल दिया जाता है, ठीक है। और फिर यदि किसी पार्टी में स्प्लिट होता है या मर्जर होता है तो उसको रिकॉग्नाइज करने का काम भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। एट द स्टेट लेवल इलेक्शन वर्क is supervised subject to overall control of the commission. The chief electoral officer of the state who is appointed by commission by selection from among senior civil servant of government. फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल लेवल इन इंडिया रन बाय, तो देखा जाए लोकल लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके द्वारा इलेक्शन का काम किया जाता है इलेक्शन के समय। फिर एसडीएम होते हैं, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर होते हैं, तहसीलदार होते हैं, हर तरीके के ऑफिसर को इलेक्शन ड्यूटी लगाया जाता है यहाँ पे और इलेक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट सेवरल ईयर द कमीशन इज कंडक्टेड 17 इलेक्शन, तो अभी तक कमीशन के द्वारा 17 जनरल इलेक्शन हो चुका है लोकसभा का, 400 से ज़्यादा इलेक्शन हुआ है राज्यसभा स्टेट असेंबली का, ठीक है। और काफ़ी पीसफुल मैनर में हुआ, डेमोक्रेसी को यहाँ पे जिंदा रखे हुए ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च द इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक इंस्टीट्यूट लॉन्च किया गया है, उसका नाम है IIIDEM, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एडवांस रिसोर्स सेंटर फॉर लर्निंग, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। इसके जो दिल्ली में फंक्शन करता है, इसके द्वारा डिफरेंट टाइम पे ट्रेनिंग कोर्स वगैरह चलाया जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको 16 कंट्री के साथ समझौता किया गया है, मतलब ट्रेनिंग वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि इंडिया में इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन होता है तो दूसरे कंट्री के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन वर्क कैसे करता है ना। तो इसके साथ 16 कंट्री के साथ समझौता हुआ है, इसके साथ और UNDP के साथ समझौता हुआ है, इंटरनेशनल IDEA के साथ समझौता हुआ है, IFES के साथ समझौता हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3rd चैप्टर यहाँ पे समाप्त है। 4th चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, यदि पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।